तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट रिसेंटली G20 की मीटिंग के अंदर नहीं आए, जिसके बाद वही आकलन फिर से शुरू हो चुका है कि यूएस IMF और वर्ल्ड बैंक से अपने आप को बाहर कर लेगा। क्योंकि पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे उस समय पर उनके द्वारा ये बात कही गई थी कि ऐसे मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट जहां पर यूएस फंड करता है उनसे यूएस अब अपने नाते रिश्ते नहीं रखना चाहता और यूएस को जल्दी वहां से एग्जिट कर लिया जाएगा। इस बार भी यही चीज देखी गई। यूएस के अंदर जैसे डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए उनके द्वारा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर यूएस द्वारा एड और फंडिंग दी जाती है उन ऑर्गेनाइजेशन से यूएस को बाहर निकालने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। ऐसी कंडीशन में बात आती है कि क्या यूएस IMF और वर्ल्ड बैंक से निकल जाएगा, और अगर निकल जाएगा तो इसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी और इंडिया को क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं। इन सारी चीजों को मैं शिवराज चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली की करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि IMF और वर्ल्ड बैंक का ओरिजिन कहां से हुआ। तो देखो, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उस समय पर ग्लोबल अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई थी और उसे वापस से रास्ते पे लाने के लिए कुछ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूट्स बनाने के लिए एक समिट रखी गई जिसे कहा गया ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। और इसी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर वर्ल्ड बैंक और IMF का ओरिजिन हुआ। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं IMF के बारे में। आज के समय पे IMF के अंदर 191 मेंबर है, उसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। बेसिकली IMF का काम था ग्लोबल लेवल की इकोनॉमिक ग्रोथ और फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इनकरेज करना। धीरे धीरे करके क्या हुआ कि IMF का काम मेजरली ग्लोबल लेवल पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हो गया। मतलब ग्लोबल लेवल पे कई सारी कंट्रियां जो कि इकोनॉमिक क्राइसिस झेलती हैं वो IMF के पास में आती है लोन मांगने के लिए, और IMF ने एक सिस्टम बनाया हुआ है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होता है? देखो, इंडिया के अंदर आप देखते हो रुपी है, US के अंदर आप देखते हो डॉलर है। हर कंट्री के अंदर अपनी एक अलग करेंसी है, पर ग्लोबल लेवल की भी तो एक करेंसी होनी चाहिए ना। पहले सोना हुआ करता था जिसको हर कंट्री के अंदर यूज किया जाता था, पर अब वो नहीं है। तो फिर सोने को हटा के क्या किया जाए, क्योंकि सोना क्या है, एक लिमिटेड कमोडिटी है जो आबादी के बढ़ने के साथ में कम लगने लगेगी और उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो कहा गया कि सोने के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। ऐसी कंडीशन में एक इंटरनेशनल लेवल की करेंसी बनाई गई स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स नाम से। ये HDRB से कहा जाता है और ये एक ऐसी करेंसी है जो कि IMF द्वारा यूज की जाती है। और इस करेंसी को आप डॉलर भी मान सकते हो, इस करेंसी को आप रुपया भी मान सकते हो, इस करेंसी को आप कोई भी करेंसी मान सकते हो जो कि 191 मेंबर्स के पास में है। मतलब जो 191 मेंबर्स हैं IMF के अंदर, उनके द्वारा जो भी करेंसी का प्रयोग किया जाता है उन सबको आप HDR से रिप्लेस कर सकते हो। मतलब अगर आपने पत्ते खेले होंगे ना, तो उसके अंदर आपने जोकर देखा होगा। जोकर को आप कई बार चिड़ी के रूप में, काले पान के रूप में, ईंट के रूप में, हर तरीके से यूज कर सकते हो ना। सिमिलरली स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी देखने को मिलते हैं। बट बात आती है कि अब स्पेशल ड्राइंग राइट की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये करेंसी है तो इसको डिटरमाइन किया जाता है अलग अलग करेंसी के वैल्यूज के आधार पर। जहां पर US के डॉलर को सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है, फिर यूरोपियन यूनियन के यूरो को दिया गया है, फिर जापान को दिया गया है, फिर पाउंड को, और फिर आपको रेमिबी जो है वो देखने को मिलेगा। तो इन सब की करेंसी को मिलाकर एक साथ लेके आया जाता है और इनके वेटेज के अनुसार HDR के वैल्यू को निर्धारित किया जाता है। HDR की वैल्यू जो भी निर्धारित होती है उसके आधार पर फिर अलग अलग कंट्रियों को HDRs जो हैं वो बांट दिए गए हैं। HDR कैसे बांटे गए हैं? हर कंट्री के वोटिंग राइट के आधार पे। IMF के अंदर सारी कंट्रियों के वोटिंग राइट सेम नहीं है, अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग वोटिंग राइट देखने को मिलेंगे। जहां पर सबसे ज़्यादा वोटिंग राइट आपको US के पास में 16.5% के आसपास देखने को मिलेगा। वहीं आप यहाँ पर इंडिया को भी देख सकते हो, इंडिया की भी वोटिंग राइट्स आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई देंगी। अब देखो, यहाँ पर एक और चीज है, कोई भी IMF के अंदर डिसीजन होता है उसके अंदर मेजॉरिटी चाहिए होती है 85% वोट की। यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिसके पास 16.5% वोटिंग राइट है, एक तरीके से US के पास में IMF के अंदर वीटो है।
और इसी आधार पर यूएस जो है वो 16.5% तक जो करेंसीज हैं आईएमएफ के अंदर उसे कंट्रीब्यूट भी करता है। यानी कि यूएस का डॉलर 16.5% तक आईएमएफ के फंड के अंदर रहेगा और यही अमाउंट फिर यूएस को पे कर दिया जाएगा एचडीआर के फॉर्म में। सिमिलरली इंडिया का भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब हर कंट्री अपनी करेंसी को कंट्रीब्यूट करती है आईएमएफ के अंदर और आईएमएफ उसके बदले एचडीआर देता है। बट ये करेंसी कितनी होगी ये आईएमएफ ही डिसाइड करता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। अब होता क्या है कि जैसे हर एक कंट्री के पास में एचडीआर है, तो अब मान लो यूएस है और इंडिया है, इंडिया के पास में यूएस को पे करने के लिए डॉलर खत्म हो गए, तो हमारे पास जो एचडीआर है हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो कि हमारे पास एचडीआर भी खत्म हो गए, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम आईएमएफ के पास जाएंगे और आईएमएफ क्या करेगा, हमें एचडीआर के फॉर्म में लोन दे देगा और उसके जरिए हम यूएस को पे करेंगे। इसी तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस के समय पर आईएमएफ जो है वो अलग अलग कंट्रियों को लोन देता है। जैसे अर्जेंटीना को दिया हुआ है, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, यूक्रेन को दिया हुआ है, इजिप्ट को, इक्वाडोर को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को। हर कंट्री जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझती है वो आईएमएफ के पास ही दरवाजा जाके खटखटाती है और आईएमएफ उनकी मदद करता है। हालांकि आईएमएफ ये जो लोन देता है ये लोन कंडीशनल होता है। 1991 के अंदर जब इंडिया के अंदर भी फॉरेन करेंसी का क्राइसिस हुआ था, उस समय पर भी आईएमएफ द्वारा भारत को लोन जो है वो दिया गया था। दूसरी तरफ एक और ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक, जिसके अंदर ओवरऑल 189 मेंबर्स होते हैं। वर्ल्ड बैंक के अंदर जो भी कंट्री मेंबर बनती है उनको आईएमएफ का मेंबर होना कंपलसरी होता है। अब वर्ल्ड बैंक भी 1944 के अंदर दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही बनी थी और उसका जो मेजर कारण है वो है ग्लोबल लेवल पे पॉवर्टी, डेब्ट, इन चीज़ों को खत्म करने के लिए फंड प्रोवाइड करना या फिर जीरो इंटरेस्ट के लोन प्रोवाइड करना। तो ये काम जो है वो वर्ल्ड बैंक का यहाँ पर देखने को मिलता है। अब वर्ल्ड बैंक जो है उसके अंदर आपको 5 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेंगी। बेसिकली ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन है इनको मिला के वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनता है। वहीं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो वर्ल्ड बैंक आपको ये 2 दिखाई दे देंगी, ठीक है। अब ये जो 3 है, ये 3 ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक ग्रुप का भाग है, वहीं ये 2 ऑर्गेनाइजेशन जो है ये वर्ल्ड बैंक का भाग है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन है एंड डेवलपमेंट, जिसका मेजर काम ग्लोबल लेवल पे दूसरे विश्व युद्ध के बाद इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट करना है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन डेवलपिंग कंट्रियों को इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करने का काम करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक ऐसी इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉन्ड के जरिए कंट्रियों को लोन दिलाती है। जैसे भारत के अंदर आपने मसाला बॉन्ड सुने होंगे, तो वो मसाला बॉन्ड या महाराजा बॉन्ड ये आईएफसी के द्वारा ही शुरू किए जाते हैं। तीसरी तरफ आपको मिगा देखने को मिलती है जो कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है, और चौथी जो है वो आईसीएसआईडी यहाँ पर देखने को मिलती है। इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड बैंक के अंदर हैं और ये जो वर्ल्ड बैंक है इसके फंड का रीच ग्लोबल लेवल पे कई सारे रीजन के अंदर देखने को मिलता है। साथ में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जनरली वेस्टर्न डोमिनेटेड मानी जाती है। आप क्लियरली देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आईएफ के अंदर क्या होगा कि जो डोमिनेंस है वोटिंग राइट में वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इवन दूसरे विश्व युद्ध के बाद में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी और उस समय पर जो युद्ध जीते थे वो मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न कंट्री है, तो उन्हीं का डोमिनेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। इवन अगर आप इन ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को भी देखो तो आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आपको यूरोपियन यूनियन से ही दिखाई देंगे और अभी भी आप उन्हें देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप वर्ल्ड बैंक की बात करो तो वर्ल्ड बैंक के अंदर जितने भी मैनेजिंग डायरेक्टर आज तक रहे हैं वो अमेरिका से ही रहे हैं। अभी जो आपको अजय बंगा भी देखने को मिलते हैं ये इंडियन ओरिजिन के हैं पर एक्चुअल में ये अमेरिकन है, इसी कारण से ये वर्ल्ड बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हुए हैं। ऐसी कंडीशन में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही ग्लोबल लेवल पे वेस्टर्न कंट्रियों के नरेटिव को स्टेब्लिश करने में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। बट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका खुद को आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बाहर करना चाह रहा है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यूएस का जो इन्फ्लुएंस है वो कम होगा। दूसरी तरफ चाइना जो कि यूएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इन ऑर्गेनाइजेशन को फंड करने की क्षमता रखती है, उसका ओवरऑल इन्फ्लुएंस यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, देखो
अभी भारत क्या चाहता है कि हमारा जो रूपी है वो स्पेशल ड्राइंग राइट का अधिकार प्राप्त करे, मतलब एचडीआर के अंदर जितनी भी करेंसीज हैं उन करेंसी के अंदर भारतीय रूपी भी एक करेंसी होनी चाहिए। तो यूएस अगर बैक ऑफ करता है तो भारत को यहाँ पर इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि देखो यूएस जो है वो बहुत मेजर अर्थव्यवस्था है, अगर वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बाहर निकल जाएगा तो ये दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन लगभग रिलेवेंस खो देगी, जिसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा रिलेवेंस हासिल करने लगेगी। फॉर एग्जांपल आपको ब्रिक्स और न्यू डेवलपमेंट बैंक देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर आकलन लगाया जा रहा है, हालांकि यहाँ पर एग्जैक्ट क्या होगा वो किसी को नहीं पता, बस ये सारी चीज़ें जो हैं वो आकलन के रूप में देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।